Hey everyone, what's up? Welcome back to the channel and to the playlist नीव। क्या हाल चाल आप सबके? देखो, आई होप हमने अपने अभी तक के 2 पार्ट्स फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वीडियोस में जितना भी अभी तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, आई कीप सेइंग कि प्लीज़ 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 क्वेश्चंस पूछिए। आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। और आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ तक के टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं पार्ट 3 में, और इसी के साथ हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी हमने लिस्ट आपको लास्ट में दे रखी है, और आंसर्स जो हैं जब हमने इन टॉपिक्स को पूरा पढ़ लिया है, इन सभी टॉपिक्स के नोट्स में आंसर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि हमने एक एक्सटेंसिव पढ़ाई करी है अपने इस चैप्टर की, और हम एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी तैयार हैं। आपको बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। लेट्स बिगिन। राइट, ये प्रोसेस आप अब अच्छे से समझ चुके हैं। टोटल 7 स्टेप्स हैं, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। पर इस अकाउंटिंग प्रोसेस को भी इस अकाउंटिंग प्रोसेस में से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं स्टार्टिंग के जिसको बुक कीपिंग में कवर किया गया है। वो हैं स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स जो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होते हैं और क्लासिफिकेशन पे ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक कीपिंग ये 4 हैं, बाकी के बचे हुए 3 स्टेप्स अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग तो पूरे 7 स्टेप्स की प्रोसेस है, हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। राइट, आई होप ये यहाँ तक आपको याद होगा कि आपने आइडेंटिफिकेशन से कम्युनिकेशन तक के सारे स्टेप्स एक फ़नी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझे थे, और फिर एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिनेरियो के थ्रू भी समझे थे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी समझे थे। बुक कीपिंग एक छोटी प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट की 2 स्टेप्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट किया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग यानी कि यहाँ पे जर्नल एंट्री पोस्ट की जाती है, और यहाँ पे लेजर अकाउंट्स, या फिर यही एक जगह और होता है। क्लासिफिकेशन का काम एक जगह और किया जाता है, वो सब्सिडरी बुक्स में किया जाता है। सो बेसिकली बुक कीपिंग का जो काम है ना, वो लेजर की पोस्टिंग या सब्सिडरी बुक्स तक ख़त्म हो जाता है, और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो अकाउंटिंग में ये चारों भी कवर होते हैं और ये तीनों भी कवर्स होते हैं। तो बुक कीपिंग का स्कोप छोटा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एंड्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस। पर अकाउंटिंग चलती रहती है, ये आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है, क्लासिफाई तक भी चलती है बुक कीपिंग के साथ साथ, उसके बाद समराइज़ की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हम बनाते हैं P&L अकाउंट, यहाँ पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये सब समराइजिंग में कवर होता है। राइट, फिर इन सब इंफॉर्मेशन से ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट से हम अपने एनालिसिस करते हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर वही इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट यूज़र्स को कम्युनिकेट की जाती है। ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि सर अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी ज्ञान है। सिंपल टर्म्स में अकाउंटेंसी ज्ञान है। ज्ञान किस चीज़ का? ज्ञान है अकाउंटिंग करने का और बुक कीपिंग करने का। अकाउंटेंसी के बिना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अकाउंटेंसी ही आपको रूल्स, आपको गाइडलाइंस, आपको प्रिंसिपल्स, आपको मेथड्स, ये सब प्रोवाइड करवाता है अकाउंटेंसी, जिसको यूज़ करके
आप बुक कीपिंग करते हैं और आप अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसको आपको समझ में आ जाएगा। बुक कीपिंग क्या होती है? एक जूस सेंटर है, गर्मियों में जूस सेंटर की बहुत सेल होती है, और उसके बुक कीपिंग करने वाले अकाउंटेंट ने, या फिर हम उसको एक जूनियर अकाउंटेंट बोल देते हैं, जूनियर अकाउंटेंट ने एक दिन के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर लिया, और उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कि हमने सेल्स करी आज की टोटल 2000 रुपीज़ की, हमने परचेज करी 1000 रुपीज़ की। परचेज को मैं डिवाइड करता हूँ। परचेजेस क्या क्या करी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो ख़रीदा, हमने 1000 रुपये का, मान लो। मैंगो के बाद हमने मिल्क ख़रीदा, मैंगो शेक बनाने के लिए, और वो हमने ख़रीदा 500 रुपीज़ का। उसके बाद हमने शुगर ख़रीदी, ये 200 रुपीज़ की, और उसके बाद हमने आइस ख़रीदा, ये मान लो क्या हो जाता है इसमें, समझ नहीं आता, जस्ट अ मिनट। या आइस खरीदी, ये फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की। कितना हुआ? ये यहाँ तक का काम बुक कीपिंग वाले अकाउंटेंट का था, और वो अपना काम करके घर चला गया। उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी? एक सीनियर अकाउंटेंट को दी। सीनियर अकाउंटेंट क्या करेगा? सीनियर अकाउंटेंट का अब जो है वो काम स्टार्ट होगा समराइजिंग से। समराइजिंग में वो क्या करेगा? वो ये डिसाइड, पहले तो समराइज़ करके वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये कैलकुलेट करेगा कि हमारा आज के दिन का प्रॉफिट कितना था या लॉस कितना था। अब वो सिंपल कैसे कैलकुलेट करेगा? वो कैलकुलेट करेगा सेल्स 2000 रुपये, जो कि ऑलरेडी इसने यहाँ पे दे दिया था। फिर वो यहाँ पे कॉस्ट लिखेगा कि इस सेल्स को करने के लिए हमने कितनी कॉस्ट लगाई है। अब कॉस्ट के लिए समराइज़ करने के लिए इसको इन चारों का टोटल करना पड़ेगा। टोटल करके कितना आता है बॉस? यहाँ पे 1000, 1500, 500, 1700, 1800 रुपीज़ की कॉस्ट लगी, 2000 रुपीज़ की सेल्स हुई, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये काम हुआ सीनियर अकाउंटेंट का, या फिर वो अकाउंटेंट जो बुक कीपिंग के बाद वाले स्टेप्स फॉलो कर रहा है। दैट इज़ फर्स्ट टास्क। फिर इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके और वो कम्युनिकेट कर देगा बिजनेस के ओनर को कि सर आज के बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है वो 200 रुपीज़ का हुआ है। आई होप दैट इज़ क्लियर। लेकिन ये हुई हमारी बुक कीपिंग, ये हुई हमारी बाकी के स्टेप्स इन अकाउंटिंग। लेकिन इन सब को करने के लिए जो आपको रूल्स बताए गए हैं, चाहे वो डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं, चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड रूल्स हैं, वो सब आपको अकाउंटेंसी बताता है। इसलिए अगर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लेना है, आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंटिंग, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, और अकाउंटेंसी जो है वो उस प्रोसेस को करने की का मेथड है, जहाँ जो आपको नॉलेज के रूप में मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको टेक्स्ट में समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे थे अभी तक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। वॉट? बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। वो इस ऊपर जो हमने फोटो डिस्कस करी है उससे भी पता लग रहा है, स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया है, कि अकाउंटिंग पूरे 7 स्टेप्स की प्रोसेस है। उस 7 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स बुक कीपिंग के होते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट कवर्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, और ख़त्म हो जाता है क्लासिफिकेशन पे। एज द नेम सजेस्ट, बुक कीपिंग इज ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, दैट इज अबाउट बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग क्या है बॉस? अकाउंटिंग है, इट इज़ ब्रॉडर देन बुक कीपिंग। पता है हमें, उसमें सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, इसमें 7 स्टेप्स हैं। Includes bookkeeping as well as summarizing
एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू रिलेवेंट यूजर्स। 4 स्टेप्स में 3 स्टेप्स और जोड़ दो तो वो पूरी अकाउंटिंग बन जाती है। फिर बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट नॉलेज जो है वो किस चीज़ की, अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स की, अकाउंटिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड अजम्पशंस, इन सब की नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। और ये सभी प्रिंसिपल्स और रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं in accounting process. So accounting is the application of these rules, these principles, these methods. ये इन तीनों का मीनिंग है और इन तीनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, बट नॉट टू वरी, डिफरेंस को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, स्कोप क्या है तीनों का। It involves identifying, measuring financial transactions, recording them in books of accounts, and classification of those transactions in ledger accounts या फिर subsidiary books। ठीक है। अकाउंटिंग अपार्ट फ्रॉम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट आफ्टर बुक कीपिंग, नो नॉट आफ्टर, अपार्ट फ्रॉम द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि ये बुक कीपिंग को भी कवर करता है। अकाउंटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स समराइजिंग, एनालाइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बाकी की 3 स्टेप्स भी कवर हो गई, टोटल 7 स्टेप्स जो अकाउंटिंग की प्रोसेस में कवर होती हैं। अकाउंटेंसी का क्या स्कोप है, अकाउंटेंसी का स्कोप ये है कि ये हमें रूल्स प्रिंसिपल्स बताए। द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज टू हैव रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी यूज्ड इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्लियर है स्कोप तीनों ही चीज़ों का। स्टेज क्या है, ये किस स्टेज पे आता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो देखो बुक कीपिंग सबसे पहली स्टेज है, बिकॉज ये वो फर्स्ट 4 स्टेप्स को कवर करता है जो अकाउंटिंग में आती हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज where transactions are recorded. It becomes the base for next steps in accounting. इसके बिना बाकी की जो 3 स्टेप्स बचती हैं अकाउंटिंग की वो हो ही नहीं सकती। तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग बट डज नॉट एंड विद इट। दैट मीन्स इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड एंड्स एट कम्युनिकेशन। तो 4 + 3 7 स्टेप्स यहाँ पे अकाउंटिंग में पूरी कवर हो जाती हैं। लास्ट है, इट इज़ नॉट अ स्टेज, अकाउंटिंग इट्स नॉट अ स्टेज यार। ये इसका तो काम है हमें गाइडेंस प्रोवाइड करना कि हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को कैसे करें। तो इट इज़ नॉट अ स्टेज, इट इज़ सेट ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज सेट है विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच इंक्लूड्स बुक कीपिंग। स्टेज इज ऑल्सो क्लियर। थर्ड है ऑब्जेक्टिव। तीनों ही चीज़ों के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है कि बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लूँ सिस्टमैटिक तरीके से, क्रोनोलॉजिकल तरीके से, और उनको क्लासिफाई कर दूँ इन लेजर अकाउंट्स और सब्सिडरी बुक्स। दैट्स इट। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द chronological and systematic records of financial transactions in journal and ledgers। अब ये वर्ड मैं बार बार लिख रहा हूँ, इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ इम्प्लाइड कि ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग का काम क्लासिफिकेशन यानी लेजर बुक्स, लेजर अकाउंट्स एंड सब्सिडरी बुक्स तक होता है। ठीक है। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, रिकॉर्डिंग तो है ही है बट नॉट ओनली लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग बट ऑल्सो टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजिशन एंड कम्युनिकेटिंग द सेम टू टू यूजर्स। रिकॉर्डिंग के साथ साथ, क्लासिफिकेशन के साथ साथ वो उसको समराइज, एनालिसिस, कम्युनिकेट, सब कुछ करने का काम, सब कुछ करने का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। एंड अकाउंटेंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू सेट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच आर फॉलोड इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ये तो सेम ही चीज़ चलती आ रही है, इसका स्कोप भी यही है, इसकी स्टेज भी यही है, और इसकी ऑब्जेक्टिव भी यही है। लास्ट है फ्रीक्वेंसी क्या है इस काम की। देखो बुक कीपिंग ऐसा काम है जो डेली होता है, डेली हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डेली हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, इसीलिए इट हैपन्स ऑन डेली बेसिस।
दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर बिकॉज सेवरल ट्रांजेक्शन्स हैपन ऑन अ डेली बेसिस। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट, अकाउंटिंग की जो 3 प्रोसेसेस हैं वो बुक कीपिंग के ख़त्म होने के बाद एक सीनियर अकाउंटेंट स्टार्ट करता है, जो कि 3 स्टेप्स बचती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो रिमेनिंग स्टेप्स इन अकाउंटिंग जो हैं स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, हैंस इट इज़ नॉट डन ऑन डेली बेसिस। आप समराइज डेली नहीं करोगे, क्लासिफाई करके छोड़ दिया। समराइज करने का काम हो सकता है आप वीक में एक बार या मंथ में एक बार करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है, जब बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत होती है। वो काम डेली करने वाला नहीं होता। इट इज़ नॉट अ डेली रूटीन वर्क। इट इज़ ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वीकली, मंथली, ईयरली एक्सेट्रा। ये जो है वो जॉब नहीं है, अकाउंटेंसी इज़ नॉट अ जॉब, पर इसने अपने पास रूल्स एंड प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं जो फॉलो रोज होते हैं। तो ये जॉब तो नहीं है, बट अकाउंटेंसी की ज़रूरत भी हमें रोज़ पड़ती है बुक कीपिंग में, और जब जब अकाउंटिंग होती है उसमें भी। इसलिए इट इज़ फॉलोड ऑन डेली बेसिस इन बुक कीपिंग एंड पीरियडिकली इन अकाउंटिंग। आई होप इसका मतलब और डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकते हैं, विच इज़ अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ये हम देखो कुछ कुछ पहले से भी कवर कर चुके हैं। मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमें पता है कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन का स्कोप क्या है, वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जस्ट टू रिमेंबर, हमारे यहाँ पे शो करने, डिस्प्ले करने से पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, परफॉर्मेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन हो गया बैलेंस शीट, एसेट एंड लाइबिलिटीज़। और तीसरी जो चीज़ है वो कैश फ्लो के बारे में बताता है कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, एक कंपनी की कैश पोजीशन कैसी है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू एनालिसिस। हम रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं और एनालिसिस तक हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही जनरेट कर रहे होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यूजर्स टू हेल्प देम मेक डिसीजन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव भी है, अकाउंटिंग का एडवांटेज भी है, और ये अकाउंटिंग की एक स्टेप भी है, राइट। एंड देयरफॉर प्रोवाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ अ की रोल ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल, ये हम पढ़ चुके हैं अपने रोल, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में, राइट। अब मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमने अभी जस्ट रिवाइज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैश फ्लो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या क्या मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। पहला है शोज वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग अ पीरियड। वो पीरियड एक हफ्ते का, एक महीने का या एक साल का हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन शोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि आपको कितने से पैसा लेना है, कितनों को पैसा देना है, आपके गोडाउन में एक पर्टिकुलर डेट पे कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से पता लग जाती है, जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। थर्ड है कैश फ्लो, शोज मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, जिससे बिजनेस की कैश पोजीशन का पता लग जाता है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, वो अब हम पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, देखो जब तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे यूज़र्स को, यूज़र्स उसको यूज़ करके सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। सही डिसीज़न लेने के लिए इन्फॉर्मेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। सही मतलब रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। लार्जली एक्यूरेट तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि कई बार आपने मतलब मैंने आपको समझाया था कि कई बार हमें एस्टिमेशंस का यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। एटलीस्ट नोन एरर्स कुछ नहीं हो सकते। अगर कुछ नोन है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यूज़र्स शुड बी एबल टू ट्रस्ट इट। अगर यूज़र्स उसको ट्रस्ट नहीं
करेंगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई भी यूज़ नहीं रह जाएगा, उसकी रिलायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी जस्ट लाइक अ पेपर, उस पेपर का कोई यूज़ नहीं होगा। इसलिए रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। सेकेंड है रिलेवेंस। इन्फॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बैंक का, कि बिज़नेस ए और बिज़नेस बी दोनों ही बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। अब बैंक को आप अगर सिर्फ आप अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में से निकाल के ये बता दोगे कि हमने पूरे साल में 10 लाख रुपए का माल बेचा है, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है बैंक के लिए या कंप्लीट है बैंक के लिए? क्या बैंक सिर्फ आपके सेल्स के अमाउंट के बेसिस पे आपको लोन दे सकता है? नहीं। बैंक को ये पता करना होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, आपका बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है यूज़फुल फॉर डिसीजन मेकिंग। बैंक के डिसीजन के लिए सिर्फ सेल्स का अमाउंट रिलेवेंट नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए इररिलेवेंट डेटा जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए। तो सेल्स का अमाउंट ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट नहीं है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिलेवेंट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और हैं सेल्स के अमाउंट के अलावा जो बैंक को चाहिए होगी टू ग्रांट अ लोन टू योर बिजनेस। इसलिए इन्फॉर्मेशन शुड बी यूजफुल, तभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ आएगी जब वो डिसीज़न लेने में हेल्प करे, तभी उसका रेलेवेंस रहेगा, तभी वो इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपने अकाउंटिंग ऐसे कर दी कि उसको कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। जब तक वो यूज़र्स को उनका राइट डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं करेगी और यूज़र्स उसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो राइट डिसीज़न लेंगे कैसे? सो इन्फॉर्मेशन शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आप किसी, फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश समझने वाले के सामने किसी और लैंग्वेज में अकाउंट्स बना के ले आएंगे तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो यूज़र्स को आसानी से समझ में आ सके, ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। सबसे ज़्यादा इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनने चाहिए। इवन नॉन एक्सपर्ट शुड बी एबल टू यूज़ इट। अगर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम किसी नॉन कॉमर्स वाले बंदे को भी दे दें तो वो समझ पाए कि बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए इवन टू नॉन फाइनेंस पर्सन्स। एंड लास्ट इज कंपेरेबिलिटी। ये हमने देखा था कि हम अगर चाहें तो हम अपने बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को, अपनी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को दूसरे बिज़नेस से कंपेयर कर सकें और अपने ही बिज़नेस के पास्ट ईयर्स से कंपेयर कर सकें। अगर हमने किसी ऐसे रिकॉर्डिंग मेथड को यूज़ कर लिया जो दूसरे बिज़नेस से अलग है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे अपने अकाउंट्स को, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, और फिर वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी ही होनी चाहिए। वो रिलायबल होनी चाहिए, वो रिलेवेंट होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए एंड कंपेरेबल होनी चाहिए। तभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल कहलाती है, ऑफ अ क्वालिटी नेचर की कहलाती है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। दिस इज़ अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो क्या होते हैं? अब यूज़र्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। आप अभी तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो जो इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आए हैं, मैं वापस रिपीट करता हूँ। फर्स्ट हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन, और तीसरा होता है कैश फ्लो से रिलेटेड चीज़ें, कि आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इसके यूज़र्स कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है इंटरनल यूज़र्स, ओनर्स। याद कीजिए वो वाला एग्जांपल जब हमने
बिजनेस एनालिसिस वाला केस लिया था अपने बिजनेस ए और बिजनेस बी वाले एग्जाम्पल में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के सबसे पहले जो यूज़र्स होते हैं ना वो ओनर्स ही होते हैं, क्योंकि उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे राइट डिसीजन लेना होता है. Interested in profit earned and financial position of the business and check the safety and growth of their capital employed या invested capital. वो ये देखना चाहते हैं कि यार मैंने इस बिज़नेस में इतना पैसा डाला हुआ है, इतनी कैपिटल लगाई हुई है, क्या मुझे सही प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और अगर मुझे इस बिज़नेस को अच्छा ग्रो करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं. दूसरा है मैनेजमेंट. यूजेज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. मैनेजर्स और ओनर्स, इनको हम कभी कभी छोटे बिजनेसेस में ओनर्स और मैनेजर्स एक ही होते हैं. बड़े बिजनेसेस में ओनर्स उनको माना जाता है जिन्होंने कैपिटल डाली है, पैसा डाला है बिजनेस के अंदर, और मैनेजर्स वो लोग हैं जो बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं. यहाँ पे ये चीज़ बड़े बिजनेस के हिसाब से लिखी गई है. हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था वो छोटे बिजनेस के एग्जांपल डिस्कस किया था, पर एक बड़े बिजनेस में येस ओनर्स एंड मैनेजर्स अलग अलग होते हैं. तो दूसरे जो यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स जो हैं, वो मैनेजर्स होते हैं. एक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होता है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करता है फॉर प्लानिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, हेल्प्स इन प्राइसिंग, कॉस्ट रिडक्शन एंड बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजंस. लोन लेना है या नहीं लेना, कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ये सब मैनेजर्स, और अगर छोटे बिजनेस है तो ओनर्स और मैनेजर्स का काम होता है. ठीक है. सेकंड है एक्सटर्नल यूज़र्स. एक्सटर्नल यूज़र्स में पहले आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट एग्जांपल याद करो, जब हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, बिजनेस ए और बिजनेस बी में, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के ही आपको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं. एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर गिविंग लोन्स. चेक रीपेमेंट कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. यही दो चीज़ें होती हैं कि क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा और इसके उस पर मुझे रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा. दूसरे हैं गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़. यूज़ अकाउंटिंग डेटा फॉर टैक्स असेसमेंट. याद है वो हमने 2 लाख रुपए जमा करवाया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 लाख रुपए की डिमांड करी थी, तो वो होता है टैक्स असेसमेंट. ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख की बनती है, 2 लाख की नहीं बनती. एंड पॉलिसी डिसीजंस. एंश्योर कंप्लाइंस विद लॉज लाइक इनकम टैक्स एंड जीएसटी. ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो एक बिजनेस को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी बनाते हैं. तो उससे कंप्लाई करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं. और फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर इन एक्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो आके आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं. सो दे बिकम द यूजर्स ऑफ योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. थर्ड है एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ भी एक्सटर्नल ही हैं एक तरह से, क्योंकि एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम भले ही कर रहे हैं, बट दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, राइट. सो इंटरेस्टेड इन सैलरी, बोनस. अब कई बार ऐसा होता है, बल्कि हर जगह बड़ी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि कंपनीज़ का जो बोनस होता है, एम्प्लॉयज़ का जो बोनस होता है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, राइट. तो जैसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी की इतनी सेल बढ़ी है, तो एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं कि अब हमारे पास बोनस भी ज़्यादा आने वाला है. जॉब सिक्योरिटी. अगर उनको पता लगता है कि यार बिज़नेस बहुत घाटे में जा रहा है, तो ले ऑफ्स का डर रहता है. उनको ये पता करना होता है कि अगर बिज़नेस ख़राब जा रहा है तो हम भी कोई और कंपनी में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दें, और अगर कंपनी में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो हमें बोनस बढ़िया मिलेगा. इन सब चीज़ों को पता करने के लिए एम्प्लॉयज़ को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स देयर बेनिफिट्स. जो हमने बात करी बोनस की, परफॉर्मेंस जैसे जैसे बिज़नेस का परफॉर्मेंस चलता है वैसे वैसे उनका बोनस डिसाइड होता है. फोर्थ है इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. इवेल्युएट प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग. सो वैसे तो दोनों ही पैसा डालते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपको पैसा देते हैं, इन्वेस्टर्स भी आपको पैसा देते हैं, बट दोनों का पर्पज़ अलग अलग होता है. बैंक लोन देता है कि उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहे. इन्वेस्टर्स देखते हैं कि मैं अगर 1 रुपये डालूं तो उस 1 रुपये का मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर जाए कि वो 1 रुपये मेरा 5 रुपये बन जाए. तो उसके लिए वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि उस बिज़नेस में कितना रिस्क है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा.
एक्सपेक्ट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कैपिटल ग्रोथ। 1 रुपये की कैपिटल डाली, वो चाहते हैं कि 5 रुपये बन जाए, और इसके लिए वो कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएट करने के लिए उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। फाइनल, क्रेडिटर सप्लायर्स, चेक क्रेडिट वर्दीनेस। सो आप मान लो एक सप्लायर के पास गए कि मुझे, अब एक डीलर के पास गए कि मुझे 1 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदनी है, लेकिन इसका पैसा मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। अब 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम को 1 करोड़ रुपए की मशीनरी देने से पहले और उधारी पे मशीनरी देने से पहले वो जो डीलर है वो आपके कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करेगा कि क्या मैं इन पे 1 करोड़ का ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर हाँ तो वो आपको मशीनरी दे देगा, अगर ना तो वो आपको मशीनरी नहीं देगा ऑन क्रेडिट। और वो चेक करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करेगा। वो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यूज़ किया जाएगा ऑफ द बिजनेस बिफोर गिविंग अ क्रेडिट। एंश्योर टाइमली पेमेंट, कि आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे या नहीं, ये देखने के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जहाँ जहाँ पॉसिबल था हमने अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज़ करके इस चैप्टर को समझा है। आपका बेस अब धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो गया होगा। आप सारे सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में उनको एक बार आप फिर से रिवाइज़ कीजिए। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि यार ये टॉपिक क्लियर नहीं है, यू कैन रीच आउट टू मी। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के हो सकते हैं। जनरली 1 मार्क, 3 मार्क या 5 मार्क या 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, और वो इस तरीके के हो सकते हैं। लिस्ट है यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन भी बन जाए, पर उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस नोट्स में ही मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेम, इसमें आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आंसर देना होता है। नेम द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद कॉस्ट असरटेनमेंट। कौन सी है? कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बैंक्स। और क्या क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स। सिंपल। स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट, ये था। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेम एनी वन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। reliable, relevance, understandability or comparability, right? Which branch of accounting helps management in planning and control? ये क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंपल। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं अगर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो। स्टेट 1 लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या है? ये एस्टिमेशंस पे काम करती है। क्या है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं होता। इस तरह के आप लिमिटेशंस कोई भी एक कोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ बुक कीपिंग, वो 4 स्टेप्स जो बुक कीपिंग में कवर होती हैं। ये 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स या रूल्स, वो तीनों ही सेम चीज़ हैं, इसमें कवर हो जाएगा। एक्सप्लेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों ही एक्चुअली में सेम चीज़ें हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एनी 3 पॉइंट्स, हमने शायद 4 या 5 पॉइंट्स में उसको डिस्कस किया था, आप कोई भी 3 मेंशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, डिटेल में डिस्कस किया था। लिमिटेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अभी जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, इनको किस चीज़ को डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो ही आपसे पूछना चाह रहा है। डिस्क्राइब एनी 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अगेन हमने डिस्कस कर लिया, टोटल 4 होती हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये तो बेसिक पे चला गया। मीनिंग और
हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आ गया ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि बिजनेस जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है हु कैन नॉट स्पीक, हैंस इट नीड्स अकाउंटिंग टू एक्सप्लेन इट्स स्टोरी इन नंबर्स। इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। दैट्स हाउ क्वेश्चन कम, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कहीं हवा से आ जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव इन अकाउंटिंग इन डिटेल। इसमें कुछ नहीं था यार, ऑब्जेक्टिव उसने पहले भी पूछे थे, अब उसने यहाँ पे डिटेल वर्ड ऐड कर दिया तो 5 मार्क्स का हो गया। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आ गई जहाँ पे आपको 7 स्टेप्स की अकाउंटिंग प्रोसेस को डिटेल में बताना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो बस ये डिफरेंस पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़नी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आपको समझ के रखनी है। डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट में एक्सप्लेन वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स एक्सेट्रा। आई होप ये चैप्टर जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें हम अकाउंटिंग में यूज़ आने वाली ऑलमोस्ट सारी टर्म्स को समझ लेंगे जो आपके 11th के सिलेबस में काम आने वाली है, इनफैक्ट 12th के सिलेबस में भी काम आने वाली है। और वो टर्म्स 11th 12th CA CMA कोई भी कोर्स आप अकाउंटिंग से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड ले लें वो सेम ही रहने वाली है, इसलिए वो चैप्टर को समझना भी बहुत आसान है। वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।